हेलो एंड गुड इवनिंग। आप सबका एक और लाइव अपडेट सेशन में स्वागत है। इस्तकबाल है, खैर मकदम है। आज 2 अगस्त 2026 रात के 8 बज रहे हैं। दिन भर आपके लगातार सवाल आ रहे थे और मैंने देखा कि कई सवाल काफ़ी कॉमन हैं। उन सवालों का जवाब मैं दूंगा क्योंकि आपने कमेंट के थ्रू सवाल पूछा है। एक एक कमेंट पे जाके जवाब देना मुश्किल है क्योंकि इनफ्लो बहुत ज़्यादा है कमेंट्स का। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि उन सारे कमेंट्स को एक साथ उन कमेंट्स का एक साथ यहाँ जवाब दूं, ताकि जो भी डाउट्स हैं आपके दिमाग में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के एडमिशन को लेकर, आगे के प्रोसेस को लेकर, वो सारे डाउट्स दूर हो जाए। एक एक कर मैं सारे डाउट्स दूर करूंगा, इसलिए वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा, वरना जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप मिस कर जाएंगे और आप परेशान रहेंगे। साथ ही साथ कुछ और बातें होंगी, आगे की फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन पर भी बातें होंगी। वो सारी बातें मैं आगे करने जा रहा हूँ। ये करके शुरुआत करते हैं 24 यानी 24 यूजी पीजी प्रोग्राम, अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स। जो 24 है 24 है जिनका एडमिशन CUET 2026 के थ्रू सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार ने लिया है और इसकी एडमिशन लिस्ट 31 जुलाई 2026 के शाम यूनिवर्सिटी ने रिलीज़ किया था, अपनी वेबसाइट पे रिलीज़ किया था। साथ ही साथ मैंने वीडियो के माध्यम से भी आपको बताया था कि किन किन का मेरिट लिस्ट में नाम आया है, किन का एडमिशन लिस्ट में कंफर्म है, किन की वेटिंग में है। उम्मीद करता हूँ कि आपने लिस्ट देख ली होगी। अब लिस्ट देखने के बाद आगे क्या करना है, क्या क्या प्रक्रिया है, एक एक चीज़ को मैं अच्छे से बताने जा रहा हूँ, इसलिए आखिर तक वीडियो देखिएगा। सबसे पहले शुरुआत करता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार ने CUET UG 2026 के थ्रू अपने 24 यूजी पीजी प्रोग्राम्स में एप्लीकेशन इनवाइट किए थे। पहले 9 जुलाई को जो नोटिफिकेशन आई थी उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करने को कहा गया था और रजिस्ट्रेशन के बाद एक कट ऑफ आई थी, पहली कट ऑफ, फर्स्ट कट ऑफ, और उसके बाद सेकंड कट ऑफ भी आई। तो फर्स्ट कट ऑफ और सेकंड कट ऑफ जिन लोगों ने क्लियर किया उनको फी सबमिशन करने को कहा गया था। अब आप ये बोलेंगे, अगर मिसाल के तौर पर लें कि BB LLB का UR कैटेगरी का कट ऑफ था 282, वहीं BB LLB का कट ऑफ था 310। तो आप ये कहेंगे कि जब 310 में यूनिवर्सिटी को एडमिशन लेना ही नहीं था तो फिर इतना कट ऑफ नीचे करके क्यों दिया गया। 282 में जब एडमिशन कंफर्म होना ही नहीं था तो इतने नीचे कट ऑफ को क्यों लाया गया है। इस सवाल का मैं जवाब देने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ लेंगे। चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार हो या जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में है, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ एक फार्मूला यूज़ करती है। वो फार्मूला ये है कि सपोज़ आपके पास किसी कोर्स में 30 सीटें हैं ऑल टुगेदर और उसमें अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। अगर 30 में से 10 सीटें जनरल कैटेगरी के लिए हैं, जिसे UR कैटेगरी कहते हैं, अगर आप देखेंगे कट ऑफ में 10 जो सीट है उसको फुल करने के लिए, उसको भरने के लिए टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 10 यूनिवर्सिटी का अवेलेबल हैं। सपोज़ वो कट ऑफ आके ख़त्म हो रही है 200 मार्क्स पे, 200 मार्क्स तक, 200 मार्क्स से ऊपर 10 कैंडिडेट हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी ये कंफर्म नहीं है यूनिवर्सिटी का कि उन 10 में से 10 ये स्टूडेंट पैसा जमा करेंगे ही, सीट ब्लॉक करेंगे ही। हो सकता है कि 10 में से 10 करें, हो सकता है 10 में से 5 करें, 3 करें। तो ऐसे केस में यूनिवर्सिटी अपने एडमिशन प्रोसेस को लंबा नहीं खींचना चाहती है, तो यूनिवर्सिटी क्या करती है कि कट ऑफ को डाउन करती है। 200 अगर कट ऑफ में 10 स्टूडेंट्स आ रहे थे तो यूनिवर्सिटी प्रोबेबिलिटी पे मौका देती है फीस सबमिशन का 30 स्टूडेंट को, 10 सीटों के लिए 30 स्टूडेंट को। तो वो कट ऑफ 200 के जगह घटाकर 160 170 लाया जाता है। यही कंसेप्ट होता है। तो 160 से ऊपर टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स यूनिवर्सिटी के पास हो गए 30, सीटें कितनी हैं 10। तो अब उस 10 में से हो सकता है कि 30 के 30 भी फीस सबमिशन कर सकते हैं, या हो सकता है कि 5 लोग करें 30 में से। तो इसी पॉसिबिलिटीज़ पे यूनिवर्सिटी कट ऑफ को थोड़ा डाउन करती है। हालांकि ये आपके लिए काफ़ी इनकन्वीनियंट है क्योंकि आप फर्स्ट नज़र में ये सोचते हैं कि आपका एडमिशन तो कंफर्म ही है क्योंकि आपने कट ऑफ क्लियर कर लिया है। लेकिन ये लॉजिक मैंने आपको समझाया, अब आपको समझ में बात आ गई होगी। अब सपोज़ 200 कट ऑफ के ऊपर 10 स्टूडेंट थे, यूनिवर्सिटी ने कट ऑफ को नीचे करके 160 कर दिया और 30 स्टूडेंट्स को फीस सबमिशन का मौका दिया। अब ऐसा हुआ कि उन 30 में से 20 लोगों ने या 25 लोगों ने फीस सबमिशन दे दिया। अगर 25 लोगों ने फीस सबमिट कर दिया 30 में से, तो 10 लोगों का तो नाम कंफर्म लिस्ट में आ जाएगा, बाकी 15 लोग वेटिंग लिस्ट में चले जाएंगे। ये मैं एक कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। लेकिन इसमें एक और बहुत ही माइन्यूट जो चीज़ है, माइन्यूट जो इसमें कंसेप्ट है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिजर्वेशन रूल है उसमें UR कैटेगरी किसी के लिए रिजर्व नहीं होती है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ठीक है, आपको मिलेगा उसमें एडमिशन, लेकिन आपके मार्क्स ज़्यादा होने चाहिए। लेकिन अगर कोई SC कैटेगरी का कैंडिडेट या ST कैटेगरी का कैंडिडेट या फिर OBC या EWS कैटेगरी का कैंडिडेट जिसके मार्क्स UR कैटेगरी के कट ऑफ के बराबर या ज़्यादा हैं
और अगर यूआर कैटेगरी के कैंडिडेट से ज़्यादा उनके मार्क्स आते हैं तो उनको यूआर कैटेगरी में एडमिशन मिल जाता है। ये भी एक कंसेप्ट है। तो कभी कभी आप देखते होंगे ज़्यादातर लिस्ट में यूआर कैटेगरी में जनरल कैंडिडेट्स का नाम कम है, ज़्यादातर दूसरे कैटेगरीज के स्टूडेंट्स आ गए हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके स्कोर आपके स्कोर से ज़्यादा है, और ये गवर्नमेंट इंडिया के रूल है कि आपको उस कैटेगरी का तो फ़ायदा मिलेगा ही। सपोज आप एससी कैटेगरी में 5 सीटें हैं और एससी कैटेगरी में कुल 7 लोगों को एडमिशन मिल गया, तो 5 तो एससी कैटेगरी में मिल ही गया, और बाकी 2 लोग जिनके मार्क्स ज़्यादा थे यूआर कैटेगरी में थे तो उनको यूआर कैटेगरी में प्रमोट कर दिया। तो टोटल 7 एससी कैटेगरी के स्टूडेंट्स का एडमिशन हो गया। यूआर कैटेगरी के 2 कैंडिडेट जो यूआर के थे उनकी सीट कट गई, उनको एडमिशन नहीं मिला, वो वेटिंग लिस्ट में चले गए। यही कंसेप्ट एसटी कैटेगरी में है। अगर एसटी कैटेगरी में 3 कैंडिडेट्स हैं और टोटल 5 कैंडिडेट्स ऐसे 2 कैंडिडेट ऐसे हैं जिसके स्कोर यूआर कैटेगरी के कट ऑफ के बराबर या ज़्यादा हैं, तो वो 2 कैंडिडेट को यूआर कैटेगरी में एडमिशन मिल जाएगा, और 3 जो यहाँ पे रिजर्व सीट है उसमें तो एसटी कैटेगरी के लिए रहेगा ही। यही कंसेप्ट ओबीसी के लिए है, यही कंसेप्ट ईडब्ल्यूएस के लिए है। इसलिए आप देखते होंगे यूआर कैटेगरी के लिस्ट में ओबीसी कैटेगरी, ओबीसी नॉन क्रिमिनल के कैंडिडेट्स होते हैं, ईडब्ल्यूएस होते हैं, एससी है, एसटी होते हैं। ये रिजर्वेशन पॉलिसी है, उस रिजर्वेशन पॉलिसी को फॉलो करते ही यूनिवर्सिटी एडमिशन ऑफर करती है। इसलिए आप वेटिंग लिस्ट में चले जाते हैं जो यूआर कैटेगरी के कैंडिडेट्स होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि यूआर कैटेगरी में क्यों दूसरे कैटेगरी के कैंडिडेट्स आते हैं, क्या लॉजिक है कट ऑफ का, क्यों कट ऑफ डाउन करके ज़्यादा फी सबमिशन लिया जाता है, ज़्यादा कैंडिडेट से लिया जाता है। ये सारी बातें हो गई, अब क्लियर है। अब आते हैं एक बात कि वेटिंग लिस्ट देखे होंगे आप, वेटिंग लिस्ट भी बनी है, कैटेगरी वाइज बनी है। कभी कभी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट देखेंगे 1 नंबर 2 नंबर वेटिंग में है, या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स 3 नंबर 4 नंबर में है। अब जो अपग्रेडेशन होगा, जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को तो यूआर कैटेगरी में ही मिलेगा। अगर यूआर कैटेगरी से किसी जनरल का कैंसिल होता है तभी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को एडमिशन मिलेगा, या लेकिन अगर दूसरे कैटेगरी के कैंडिडेट्स अगर कैंसिल करते हैं तो फिर ओबीसी कैटेगरी या यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट्स अगर यूआर कैटेगरी में वहाँ से कैंसिल करते हैं तो फिर शफलिंग होती है, उस पर्टिकुलर कैटेगरी के कैंडिडेट्स ही ऊपर जाएंगे। तो ऐसे केस में वेटिंग का कंफर्म होना भी, इस लॉजिक में भी रिजर्वेशन पॉलिसी आ जाती है। यहाँ पे भी रिजर्वेशन काम करता है। ऐसा नहीं है कि सपोज 280 में सीटें ब्लॉक हो गई यूआर कैटेगरी में, और जनरल कैटेगरी के किसी कैंडिडेट का स्कोर है 276 जो फर्स्ट नंबर वेटिंग में है, अब ऊपर से किसी ने कैंसिल किया 280 में, तो अगर ओबीसी कैटेगरी में कोई कैंडिडेट 277 पे है, ठीक है, या 276 पे है, जिसका स्कोर जो जनरल कैटेगरी के वेटिंग लिस्ट वाले से ज़्यादा है, तो ये ओबीसी वाले अपग्रेड होकर जनरल में चले जाएंगे, और फिर ओबीसी में फिर वैकेंसी हो गई तो ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट जो वेटिंग लिस्ट में है उसका ओबीसी में कंफर्म हो जाएगा। अगर ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स या एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस का स्कोर जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के बराबर से कम है, बहुत कम है, तब ऐसे केस में जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के कंफर्मेशन होने के चांसेस होते हैं। ये लॉजिक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझ पाएंगे आप जब बार बार इस वीडियो को देखेंगे, तभी समझ में आएगा कि एडमिशन कैसे मिलता है, कैसे अपग्रेडेशन होता है। अब वेटिंग लिस्ट में जो लोग हैं, काफ़ी लंबी वेटिंग लिस्ट है, कुछ कोर्सेज में बहुत बुरा लग रहा है आप सबके लिए कि आपने काफ़ी उम्मीदों से पैसे सबमिट किए थे, लेकिन आपका नाम वेटिंग लिस्ट में आ गया। आपके पेरेंट्स, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त सभी खुश थे कि आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में फीस सबमिशन का मौका मिल गया, क्योंकि समर्थ से जो ऑटोमेटिक मैसेज आ रहा था एडमिशन ग्रांटेड, जबकि मैंने पहले भी कहा था एडमिशन ग्रांटेड का मतलब कभी भी नहीं है कि एडमिशन कंफर्म होगी आपकी। तो वेटिंग कैंडिडेट्स अभी क्या करें? पहला काम आप करें, अगर आपको इंडिया के दूसरे किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन का मौका मिल रहा है तो आप इमीडिएटली एडमिशन में ले लीजिए, वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार मत कीजिए। ये मैं आपको सलाह दूंगा। आप वेटिंग लिस्ट में इंतज़ार करते रह जाएंगे, कहीं ऐसा हो ना कि दूसरा मौका भी आपके हाथ से निकल ना जाए। अब जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के वेटिंग लिस्ट में है, ऐसे कैंडिडेट्स का एडमिशन कंफर्म हो सकता है अगर ऊपर से कोई कैंसिलेशन कराएंगे, और कैंसिलेशन चलता है पूरे अगस्त भर एडमिशन चलेगा, और आम तौर पे जो एडमिशन क्लोजर होता है, एडमिशन क्लोज जिस दिन होगा उस दिन तक भी आपका वेटिंग कंफर्म हो सकता है। और यूनिवर्सिटी का जो स्टैंडर्ड है पिछले सालों में 30 सितंबर लास्ट डेट होता है एडमिशन क्लोजर का, तो 30 सितंबर तक आपका वेटिंग कंफर्म हो सकता है। इसलिए आप एडमिशन विड्रॉ बिल्कुल मत कीजिए, आप बने रहिए लिस्ट में, क्योंकि आप एक बार विड्रॉ कर लेंगे तो आप रेस से बाहर हो जाएंगे और फिर आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। एक बात और है, जैसे कि नोटिस में आया था कि पैसे आपको अक्टूबर के महीने के बाद ही मिलेंगे, इसलिए आप कैंसिलेशन नहीं भी कराएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और कैंसिल करवाएंगे भी तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि पैसे तो आपको अक्टूबर के महीने के बाद ही मिलेंगे। अगर आपका एडमिशन कंफर्म नहीं होगा तो यूनिवर्सिटी ऑटोमेटिकली आपके पैसे पूरे के पूरे पैसे को रिफंड कर देगी। तो यही प्रोसेस होता है कंफर्म्ड और वेटिंग लिस्ट वालों का। और
लास्ट डेट ऑफ एडमिशन आपका कंफर्म होने के पूरे चांसेस होते हैं। अब जिनका नाम कंफर्म लिस्ट है उनको 4 अगस्त को यूनिवर्सिटी आना है। सुबह 10 बजे आप यूनिवर्सिटी के गेट आ जाइएगा। ये यूनिवर्सिटी गया पंचानपुर रोड NH 120 पर है। गया रेलवे स्टेशन से डायरेक्ट बसेस मिलती हैं, ऑटो मिलती है, गांधी मैदान से भी मिलती है, बसेस मिलती है। तो आप कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यूनिवर्सिटी के गेट पर आए। यूनिवर्सिटी बिल्कुल रोड पर है और वहाँ पर आके गार्ड को आप बोलें कि आपका एडमिशन हुआ है और आपको डिपार्टमेंट जाना है। वो आपको डिपार्टमेंट का लोकेशन बता देंगे। आप डिपार्टमेंट जाएँ, आपके टीचर्स वहाँ होंगे, वो आपको ओरिएंटेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए गाइड करेंगे। और साथ ही साथ हो सकता है उस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं भी हैं तो जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको लेकर आए, उनकी ओरिजिनल और उसकी एक फोटोकॉपी, उस पर आप सिग्नेचर कर दें। जो डॉक्यूमेंट्स वो सबमिट कर दें। जो डॉक्यूमेंट्स नहीं है उसके लिए आप एप्लीकेशन लिख कर दे दें। आपको 31 अक्टूबर 2026 तक का टाइम दिया जाएगा डॉक्यूमेंट सबमिशन का। ये क्लियर है? तो मैंने क्लियर कर दिया। कंफर्म एडमिशन लिस्ट, वेटिंग लिस्ट वालों को नहीं आना है 4 अगस्त को, बिल्कुल मत आइएगा। जब तक एडमिशन लिस्ट कंफर्म लिस्ट नहीं आ जाए आपका यूनिवर्सिटी आने की आपको ज़रूरत नहीं है। कोई फ़ायदा नहीं है यूनिवर्सिटी आके, आप यूनिवर्सिटी बिल्कुल मत आइएगा। अब इसके बाद पीजी वाले की भी एडमिशन लिस्ट अभी नहीं आई है, अभी आगे आने वाली होगी। जब एडमिशन लिस्ट आ जाएगी, अगर आप वेटिंग लिस्ट कंफर्म होगी तभी यूनिवर्सिटी आइए। अब जिन लोगों का नाम कंफर्म लिस्ट में आ गया है, आज यानी 2 अगस्त के रात 11:55 तक आप गूगल डॉक्यूमेंट के थ्रू हॉस्टल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिन लोगों ने समर्थ में यस नो किया था उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। समर्थ पोर्टल के एप्लीकेशन को नहीं कंसिडर किया जाएगा, आपको गूगल डॉक्यूमेंट के थ्रू ही अप्लाई करना पड़ेगा। तो अभी कुछ घंटे बचे हैं, अप्लाई फटाफट कर दीजिए। आपको लिंक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मिलेगी या फिर मैंने एक वीडियो बनाया है फ्रेश हॉस्टल एप्लीकेशन UG-PG के लिए, वहाँ से भी आपको लिंक मिल जाएगी। अब मैं चलते चलते भूल गया, NCET के थ्रू ITEP BSc BEd BA BEd में जिन लोगों को एडमिशन मिला है उनके लिए भी सेम कंसेप्ट है। सेम कंफर्म लिस्ट वाले, वेटिंग लिस्ट वालों को नहीं आना है। हॉस्टल के लिए आपको भी अप्लाई करना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका भी 4 अगस्त को होगा, ओरिएंटेशन आपका भी 4 अगस्त को होगा। तो यही प्रोसेस है। और यूनिवर्सिटी में पहले दिन आप 10 बजे तक आ जाएं और आगे 1-2 दिन ओरिएंटेशन ही चलेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। क्लासेस नहीं होंगी, क्लासेस उसके बाद ही होंगी। अगर किसी जेन्युइन वजह से आपकी तबीयत ख़राब है या कुछ और वजह है, फैमिली में इशू है, तो आप 2-4 दिन लेट आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हॉस्टल जिनको मिल जाएगा, हॉस्टल अलॉटमेंट की लिस्ट उम्मीद करता हूँ कि 3 अगस्त के रात तक ही आएगी। तो आपके पास ज़्यादा टाइम है नहीं कि आप प्लानिंग के साथ आ पाएंगे। कि आपको हॉस्टल की लिस्ट अगर पहले मिलती तो आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ घर से आते कि आपको हॉस्टल मिल चुका है, आप ये सामान लेकर आते। लेकिन अभी जो सिचुएशन है उसमें कहना मुश्किल है कि इनको हॉस्टल मिलेगा नहीं मिलेगा। इसलिए आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको क्या क्या सामान लाना है। अगर हॉस्टल नहीं मिलेगा तो यूनिवर्सिटी गेट के बाहर कई पीजीज़ हैं, गर्ल्स के लिए भी बॉयज़ के लिए भी, आप वहाँ रह सकते हैं। वहाँ पे आप 6 से 7 हज़ार में अच्छे पीजी में खाना के साथ रह सकते हैं। अगर आपका बजट कम है तो उस रेंज के भी रूम्स मिल जाते हैं, आप सेल्फ कुकिंग कर सकते हैं। ये प्रोविजंस यहाँ अवेलेबल हैं यूनिवर्सिटी के आसपास। यूनिवर्सिटी सारे लोगों को हॉस्टल नहीं दे सकती है, यूनिवर्सिटी की भी लिमिटेशन है, तो उसमें कोई कुछ कर नहीं सकते। ये फैक्ट है जो कि आपको एक्सेप्ट करना होगा। तो मैंने कोशिश किया कि अपडेट्स में आपको सारी बातें बताऊं जो भी है, चाहे कंफर्म एडमिशन है या फिर वेटिंग है, हॉस्टल है। हॉस्टल के अलावा क्लासेस हैं, ओरिएंटेशन है। एक चीज़ आपको इंश्योर कर दूं कि यूनिवर्सिटी 100% रैगिंग फ्री कैंपस है। आप किसी भी तरह का डर आपको नहीं रखना है दिमाग में, दिल में। आप आराम से आइए, आपके सारे लोग आपकी हेल्प करेंगे, आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। और क्लासेस रेगुलर होती हैं तो आपको क्लासेस करनी पड़ेंगी। 75% अटेंडेंस मस्ट है इस यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर एग्ज़ाम देने के लिए। अगर 74.99% भी आपका अटेंडेंस होता है तो आपको एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाएगा और आपका एक पूरा साल ख़राब हो जाएगा। ये जो चीज़ें हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ। मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन, स्टैंडर्ड मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश होती है। एग्ज़ाम्स भी आपको इंग्लिश में लिखने होते हैं। अगर आप स्पेशल परमिशन लेंगे तो हो सकता है कि आपको हिंदी में लिखने दिया जाए, लेकिन उसकी मैं गारंटी नहीं कह सकता कि क्या दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, ये तो डिपार्टमेंट ही बता सकती है। इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं, जो अलग अलग चीज़ें हैं डॉक्यूमेंट्स को लेकर, मैं बार बार बता रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो टेंशन मत लीजिए। यूनिवर्सिटी आइए, यूनिवर्सिटी के एडमिशन सेक्शन में पता कीजिए कि डॉक्यूमेंट्स किस फॉर्मेट में देना है, नहीं देना है, वो आपको अच्छे से गाइड करेंगे। और आखिर में अगर किसी कैंडिडेट का, अगर आपका एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स में एडमिशन हुआ है तो आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन से प्रोग्राम, कौन सा कोर्स करना है। तो दूसरा कोर्स जिसमें आपका एडमिशन उसमें भी कंफर्म है, उससे आप एडमिशन विड्रॉ कर सकते हैं, आपके पैसे वापस हो जाएंगे। तो यही चीज़ें थी। मुझे लगा कि लाइव अपडेट्स में आकर आपके सारे सवालों का जवाब देना चाहिए। इस लाइव सेशन में इतना ही। और इस लाइव सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दूसरों से शेयर कीजिए। ऐसे ही चैनल पर बने रहिए, अपना सहयोग देते रहिए और आगे और भी अपडेट्स लेकर मैं आता रहूँगा। थैंक्स लॉट।
हैव ए नाइस डे। शब बखैर, शुभ रात्रि, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।